किसी चीज के होने और उसके होने का दिखावा करने में कितना फर्क है। आज हम एक ऐसी ही बहुत चुभने वाली और मजेदार कहानी पर गहराई से बात करेंगे, जो दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है ना। हमारे पास जो जानकारी है वो हरिशंकर परसाई के सबसे प्रसिद्ध व्यंग्य निबंधों में से एक सदाचार का ताबीज पर है। अच्छा, सदाचार का ताबीज। जी, ये उनके 1966 के संग्रह पगडंडियों का जमाना का हिस्सा है। और परसाई जी उस दौर में लिख रहे थे जब आजादी के बाद का जो आदर्शवाद था वो थोड़ा फीका पड़ा था। और व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बातें आम होने लगी थी। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ इस कहानी को कह सकते हैं सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे परसाई जी ने हास्य और कटाक्ष का इस्तेमाल करके समाज के पाखंड पर एक गहरी चोट की है। हाँ बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि उनका ये ताबीज आज के डिजिटल जमाने में क्या रूप ले चुका है। चलिए इस कहानी और इसके पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक परतों को खोलते हैं। जरूर। कहानी की शुरुआत बहुत सीधी सादी है, जो इसके व्यंग्य को और तीखा बना देती है। तो कहानी एक ऐसे राज्य से शुरू होती है जहाँ का राजा बहुत ईमानदार और जिसे कहते हैं सदाचारी माना जाता है, एक आदर्श स्थिति। फिर उसके दरबार में एक चोर पकड़ा जाता है। पहली नजर में सब कुछ बहुत स्पष्ट है। चोर है, चोरी की है, सजा मिलेगी, मामला खत्म। लेकिन परसाई जी कहानी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देते। यहीं पर वो व्यंग्य का पहला बीज बोते हैं। चोर यहाँ कोई आम बहाना नहीं बनाता, जैसे कि मेरे बच्चे भूखे थे या कुछ और। हाँ वैसा कुछ नहीं। वो एक ऐसी दलील देता है जो तर्क की सीमाओं को ही तोड़ देती है और पूरे दरबार को हिला के रख देती है। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। चोर बड़े आत्मविश्वास से कहता है, महाराज, मैंने सदाचार का ताबीज बांध रखा है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनना ही अपने आप में एक मजाक जैसा है। हाँ, और जब वो अपनी कमीज खोलकर दिखाता है तो सच में उसके गले में एक बड़ा सा ताबीज लटका होता है, जिस पर साफ साफ लिखा होता है सदाचार। इस एक दृश्य में ही परसाई जी ने पूरी कहानी का सार रख दिया है। सदाचार जो एक आंतरिक गुण है, एक महसूस करने और जीने की चीज है, उसे एक बाहरी वस्तु, एक पहने जाने वाले गहने की तरह दिखा दिया गया है। यहीं ये साफ हो जाता है कि हम असल सदाचार की नहीं, बल्कि उसके दिखावे की, उसके प्रतीक की बात करने वाले हैं। तो राजा भी हैरान है। वो चोर से एक वाजिब सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारे पास अच्छाई का प्रतीक था तो तुमने बुरा काम क्यों किया? अगर ताबीज था तो चोरी क्यों की? और चोर का जवाब, वो इस कहानी का पहला गहरा बिंदु है। वो कहता है, महाराज, ताबीज में सिर्फ सदाचार शब्द लिखा है, कोई शक्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ लेबल लगा लेने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। चोल ऐसा में कह रहा है कि सिर्फ किसी अच्छी चीज का लेबल लगा लेने से या उसे ओढ़ लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता। वो प्रतीक शक्तिहीन है अगर उसके पीछे का भाव और कर्म ना हो। और वो अपनी बात को साबित करने के लिए एक बहुत सटीक उदाहरण भी देता है। हाँ, वो मंदिर वाला। चोर इसकी तुलना उन लोगों से करता है जो हर रोज मंदिर जाके माथा टेकते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते ही फिर से वही बेईमानी और झूठ बोलने लगते हैं। सही। और ये सिर्फ खोखले रीति रिवाजों पर टिप्पणी नहीं है, ये इंसान की उस मनोवैज्ञानिक जरूरत की तरफ इशारा है जिसे आज के जमाने में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, थोड़ा और समझाएंगे इसे? मतलब जब हमारे कर्म हमारी सोच या विश्वास से मेल नहीं खाते तो हमारे दिमाग में एक तनाव पैदा होता है। इस तनाव को कम करने के लिए हम कोई बाहरी चीज का सहारा लेते हैं। यहाँ ताबीज या मंदिर जाना उसी तनाव को कम करने का एक जरिया है। अच्छा। ये चीजें हमें ये महसूस कराती हैं कि देखो, हम तो अच्छे लोग हैं, भले ही हमारे काम कुछ और ही कहानी कह रहे हो। ये तो बहुत दिलचस्प कोण है। तावीज एक तरह का नहीं, इसे हम एक मनोवैज्ञानिक कवच कह सकते हैं। हाँ, जो आपको अपने ही नजरों में गिरने से बचाता है। लेकिन कहानी में चोर यही नहीं रुकता। वो अपना बचाव करने के बाद अब हमलावर हो जाता है और राजा को ही चुनौती दे देता है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे तीखा मोड़ है। चोर कहता है, महाराज, आप मुझे क्या सजा देंगे? जरा अपने दरबार में ही देख लीजिए, कितने लोगों ने बाहर से सदाचार का चोला पहन रखा है। उसने अपनी व्यक्तिगत गलती को एक सामाजिक और व्यवस्थागत पाखंड से जोड़ दिया है। बिल्कुल। वो कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, ये तो यहाँ का नियम बन चुका है। और जब राजा जांच करवाता है तो नतीजा चौंकाने वाला होता है। उसे पता चलता है कि उसके मंत्री, उसके बड़े बड़े अफसर, सिपाही, सबके सब सदाचार का तावीज पहने हुए हैं। सोचिए जरा, हर किसी ने अपनी पहचान पर सदाचार का एक बाहरी लेबल चिपका रखा है, लेकिन अंदर से
अंदर से सब के सब चोर, लुटेरे और रिश्वतखोर हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। जो व्यवस्था न्याय करने के लिए बनी है वो खुद ही भ्रष्टाचार और पाखंड पर टिकी हुई है। मंत्री जो नीतियां बनाता है, अफसर जो उन्हें लागू करता है और सिपाही जो कानून की रक्षा करता है, सब के सब उस ताबीज के पीछे छिपे हुए हैं। तो ताबीज उनकी बेईमानी पर पर्दा डालने का एक आसान और सामाजिक रूप से स्वीकृत जरिया बन गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पाखंड है या एक तरह की सामाजिक मजबूरी भी है? क्या उस व्यवस्था में बिना ताबीज पहने कोई टिक भी सकता है? अगर हर कोई बेईमान है तो क्या एक अकेले ईमानदार व्यक्ति के लिए वहां जगह है? ये एक बेहतरीन सवाल है और परसाई की कहानी इसी जटिलता की ओर इशारा करती है। ये सिर्फ व्यक्तिगत बुराई की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो ईमानदारी को सजा देता है और पाखंड को बढ़ावा देता है। जब सिस्टम ही ऐसा हो तो तावीज पहनना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जिंदा रहने की शर्त बन जाता है। जो तावीज नहीं पहनेगा वो सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा क्योंकि वो सबके लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि वो सबके झूठ को उजागर कर सकता है। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानी का अंत जो हमें चौंकाता है वो असल में उस सिस्टम का एक तार्किक नतीजा है। राजा चोर को सजा देने या अपने दरबारियों को सुधारने के बजाय चोर को छोड़ देता है और खुद भी एक बड़ा सा तावीज बनवा कर बांध लेता है। हाँ, सही कहा। राजा का ये कदम एक तरह से हार मान लेना है। वो समझ जाता है कि इस व्यवस्था को सुधारना लगभग नामुमकिन है, तो वो आसान रास्ता चुनता है। वो भी उसी ढोंग का हिस्सा बन जाता है। ये परसाई के व्यंग्य की सबसे गहरी मार है। बिल्कुल, वो दिखा रहे हैं कि सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि वो सबसे ईमानदार व्यक्ति को भी अपने जैसा बना लेता है। राजा का सदाचारी होना तब तक ही मायने रखता था जब तक उसका सामना सिस्टम के असली चेहरे से नहीं हुआ था। तो ये कहानी सिर्फ पाखंड के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे भ्रष्ट व्यवस्थाएं अच्छे लोगों को भी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल, और परसाई इसे सिर्फ राज दरबार तक सीमित नहीं रखते। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, वो इस ताबीज की सोच को समाज के हर हिस्से पर लागू करते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी। हाँ, वो शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हैं कि स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन असल दुनिया में तरक्की करने के लिए बेईमानी ही सबसे कारगर रास्ता नजर आता है। और राजनीति पर उनका कटाक्ष तो आज भी कितना सच लगता है। नेता मंच पर खड़े होकर ईमानदारी के नारे लगाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। उनका भाषण भी तो एक तरह का सदाचार का ताबीज ही है। सही कहा। हाँ, और वो भारों को भी नहीं बख्शते। धार्मिक गुरु नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग आस्था का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। तो परसाई कह रहे हैं कि ये ताबीज हर जगह है, शिक्षा में, राजनीति में, धर्म में। ये एक सामाजिक महामारी बन चुका है। इसीलिए कहानी के अंत में परसाई का एक वाक्य इस पूरे व्यंग्य का सार बन जाता है। सदाचार का ताबीज बांध लो, लेकिन उसे कभी खोलना मत, वरना सच सामने आ जाएगा। हाँ। ये वाक्य बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा खेल है ये आपसी सहमति से चल रहा है। सब जानते हैं कि दूसरा भी ढोंग कर रहा है, लेकिन कोई किसी का ताबीज खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि फिर उसका अपना सच भी सामने आ जाएगा। अरे वाह, ये एक तरह का सामाजिक समझौता है कि हम सब मिलकर इस झूठ को बनाए रखेंगे। और सच सामने आ जाएगा का डर ही इस व्यवस्था को चला रहा है। हाँ। अगर एक का भी ताबीज उतरा तो एक एक करके सबके ताबीज उतरने लगेंगे और पूरा सामाजिक ढांचा जो इस दिखावे पर टिका है वो ढह जाएगा। बिल्कुल, इसलिए ताबीज को पहनने रखना सबकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। ठीक है, तो हमने कहानी और उसकी गहरे मतलब को तो समझ लिया। परसाई ने 1966 में जो लिखा था वो कमाल का है, लेकिन अब इस बातचीत को आज के दौर में लाते हैं। 1966 में ताबीज गले में होता था, आज के सदाचार के ताबीज कहाँ हैं? ये आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल है। आज का ताबीज भौतिक नहीं है, वो डिजिटल है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्च्यू सिग्नलिंग। वर्च्यू सिग्नलिंग यानी सार्वजनिक रूप से ऐसे विचार व्यक्त करना जिससे ये लगे कि आप बहुत नैतिक और अच्छे व्यक्ति हैं, जबकि आपका असल इरादा सिर्फ अपनी सामाजिक छवि को बेहतर बनाना होता है। मतलब हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल ही हमारा नया ताबीज है, जहां हम अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा और आदर्शवादी पक्ष दिखाते हैं, अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, अपनी कामयाबियां, अपने नैतिक विचार। सटीक कहा। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां दिखावा करना बहुत आसान है और उसे तुरंत मान्यता भी मिलती है, लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के रूप में। सही बात है। यह परसाई के ताबीज का एक बहुत शक्तिशाली संस्करण है, क्योंकि इसे लाखों लोग एक साथ देख सकते हैं।
जैसे किसी सामाजिक मुद्दे पर एक पोस्ट शेयर कर देना हाँ। और ये महसूस करना कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सही क्या? जबकि असल में जमीन पर कुछ नहीं किया। या फिर हाँ, या फिर दिखावे के लिए किए गए चैरिटी पोस्ट, जहां मदद करने के भाव से ज्यादा जरूरी ये दिखाना होता है कि देखो मैं मदद कर रहा हूँ। हाँ, कैमरा पहले ऑन होता है, मदद बाद में शुरू होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये करती हैं। वो पर्यावरण या सामाजिक न्याय पर बड़े बड़े विज्ञापन चलाती हैं, जिसे ग्रीन वॉशिंग या पिंक वॉशिंग कहते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे उनके अपने काम ठीक इसके उलट होते हैं। उनकी जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती है वो भी एक तरह का कॉर्पोरेट सदाचार का ताबीज ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ने इस पाखंड को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब दिखावा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद हो गया है? एक तरह से हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमें एक ऐसा मंच दिया है जहां हम अपनी एक आदर्श पहचान बना सकते हैं जो हमारी असलियत से बहुत अलग हो सकती है। और क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं तो ये एक अंतहीन दौड़ बन गई है ना? हम दूसरों के डिजिटल ताबीज को देखते हैं और फिर हमें अपना ताबीज और चमकाने का दबाव महसूस होता है। परसाई की कहानी का दरबार अब हमारी फोन की स्क्रीन पर सिमट आया है। क्या बात कही, बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि परसाई का व्यंग समय से परे है। उन्होंने समाज की एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा था जो आज भी शायद पहले से ज्यादा दुख रही है। समाज आज भी असल गुणों से ज्यादा उसकी पैकेजिंग को महत्व देता है। इस निबंध की खूबसूरती यही है कि इसे पढ़कर हंसी भी आती है और साथ ही ये हमें असहज भी करता है। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि क्या हम सबने भी तो कोई ना कोई डिजिटल ताबीज नहीं पहन रखा है? क्या हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी में एक बड़ी खाई है? परसाई किसी को उपदेश नहीं दे रहे, वो बस समाज का एक्सरे हमारे सामने रख रहे हैं। इसी बात पर हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि परसाई की कहानी में राजा अंत में सिस्टम के आगे हार मान लेता है। वो पाखंड को स्वीकार कर लेता है। आज के डिजिटल युग में जहां दिखावा और पाखंड इतना सामान्य हो चुका है, क्या हमारे पास कोई और विकल्प है या हम भी उसी राजा की तरह इस डिजिटल ढोंग को अपनाने के लिए मजबूर हैं? और अगर कोई विकल्प है तो वो क्या हो सकता है? जब दिखावा करना इतना आसान और फायदेमंद हो तो असल सदाचार की जगह कहाँ बचती है और उसे कैसे जिंदा रखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।